मणिपाल हॉस्पिटल समूह के द्वारा आज अन्वेषण नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य मीडिया और आम लोगों के बीच स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी और लगातार चिकित्सा सीखने को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में मणिपाल हॉस्पिटल्स धाकुरिया के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बस्तव घोष, इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आयुष गोयल और मणिपाल हॉस्पिटल्स बेंगलुरु के चेयरमैन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर एस विद्याधर वीडियो कॉल के माध्यम से हिस्सा लिए। विशेषज्ञों ने बताया कि आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई तकनीकें और जानकारी सामने आ रही हैं, इसलिए डॉक्टरों और आम जनता दोनों के लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अन्वेषण शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोज करना और समझना। ये कार्यक्रम मणिपाल हॉस्पिटल्स की निरंतर सीखने और समाज को सटीक स्वास्थ्य जानकारी देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल के जरिए डॉक्टरों और मीडिया के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों तक सही और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी पहुंच सके। और बहुत बार कोल डस्ट के साथ साथ सिलिका डस्ट भी उसमें मिला हुआ होता है। तो ये दोनों जो पार्टिकल्स है, कोल और सिलिका, ये हमारे लंग्स में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। जैसे पहला होता है COPD, वो धुएं की वजह से हमारे लंग्स की जो नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती है और पेशेंट को सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है। सेकंड, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे फेफड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जो CT और एक्सरे में छोटे छोटे दाग की तरह दिखते हैं। इस बीमारी को जैसे वो बताए थे, इसको सिलिकोसिस या निमोकोनियोसिस बोला जाता है। जब ये बीमारी लंबे समय तक चलेगी तो लंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। साथ ही साथ जो ये सिलिका पार्टिकल होती है, जब पेशेंट्स को सिलिकोसिस की बीमारी होती है तो इसमें पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी काफ़ी गिर जाती है और पेशेंट्स को इन्फेक्शंस जैसे TB या फंगस इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। साथ साथ ये जो सिलिका पार्टिकल होता है ये स्मोकिंग के जैसे ही हमारे शरीर में कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है और ऐसे पेशेंट्स में लंग कैंसर होने के रिस्क भी बढ़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी बीमारियां जो है, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस, COPD, ये सारी एक तरह से इरिवर्सिबल बीमारियां हैं। मतलब एक बार बीमारी हो जाए तो इसको हम जड़ से ख़त्म नहीं, सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन बीमारियों को हम पहले पकड़ें और उसका इलाज सही टाइम पे शुरू करें। सिम्टम्स को बढ़ने का वेट नहीं करें, वरना इलाज करना हमारे लिए और बहुत कठिन हो जाता है। साथ साथ जो लोग इन जगहों पे काम करते हैं उनका रेगुलर चेकअप करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि उनके लंग्स अभी हेल्दी है नहीं है, और इन बीमारियों को पहले पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो स्लीप एपनिया क्या है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कैसे? जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, कैसे शुगर और BP लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, हमारे वेट, हमारा खाना पीना, इन सब पे डिपेंड करता है। वैसी एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया बीमारी जो होती है उसमें जब पेशेंट्स रात को सो रहे होते हैं तो उनकी सांस की नली जो होती है वो बंद हो जाती है मोमेंटरीली, बीच बीच में, और शरीर में ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है। जैसी ऑक्सीजन की संख्या कम होती है, पेशेंट्स नींद में थोड़ा जगते हैं, आंखें खोलते हैं और फिर उनका वापस ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। ये किन लोगों में पाया जाता है? जिनमें मोटापा ज़्यादा है, गर्दन के आसपास चर्बी ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, ऐसे लोग में ये सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं। जब ये चीज़ लंबे समय तक शरीर में चलेगी, ऑक्सीजन का लेवल बार बार हर दिन हर रात को कम हो रहा है, तो आगे जाकर ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क, डायबिटीज़ का रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, ये सभी चीज़ बढ़ता है। तो इस बीमारी को हमें शुगर और BP जैसे ही काफ़ी गंभीरता से लेना है और उसको पकड़ के उसका इलाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से काम कर रही है एजुकेशन पर मणिपाल? तो बेसिकली जैसे आज हमने आप लोग को यूरोलॉजी के बारे में और लंग्स के बारे में थोड़ा सिखाया है, समझाया है, एक अवेयरनेस दी है। तो इस अवेयरनेस से हमारा मेन मोटिव है कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाए और बीमारियों को जल्दी पकड़ पाए। इलाज मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ठीक होगा। अगर आप एजुकेटेड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो इलाज सब जगह ठीक होगा। प्रॉब्लम इंडिया में एज़ कम्पेयर टू वेस्ट ये है कि इलाज शुरू ही लेट होता है। उसको सही टाइम पे शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो तभी शुरू हो सकता है जब आप लोग और सारे लोग एडुकेट हो कि बीमारी क्या है और नॉर्मल क्या है। अगर कोई इंसान ये समझेगा कि ये तो नॉर्मल है तो वो इलाज कराएगा ही नहीं। उसको ये पता होना चाहिए कि ये एक बीमारी का लक्षण है। तो ये हमारा आज का मोटिव था कि आपको और लोगों को एडुकेट कर पाए बीमारियों के लक्षण के बारे में, उनकी गंभीरता के बारे में, और ये इम्पोर्टेंस कि क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना।
और सर ये लंग्स में भी क्या आंकड़े क्या बता रहे हैं? किस बारे में? देखें लंग्स की बीमारी जो हो रही आंकड़ा क्या इंडिया में आंकड़ा तो हार्ट अटैक के बाद सबसे ज़्यादा कारण जो मृत्यु का है वो लंग्स की बीमारी ही है। तो लंग्स की बीमारी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट हो गई है। कोविड के टाइम पे लोगों के बीच में एक जागरूकता तो आई है लंग्स को लेकर, लेकिन इस जागरूकता को मेंटेन करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज COPD, लंग कैंसर, लंग फाइब्रोसिस, TB ये सारे इंडिया में बहुत ही प्रिवेलेंट बीमारियां हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। इन सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन सही टाइम पर अगर इलाज शुरू किया जाए तो। वो मतलब बताइए, मणिपाल आप लोग का जो हॉस्पिटल है हाँ। उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं दी जाए? मतलब धनबाद ट्रीटमेंट के लोग कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं? ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट। देखिए मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मेरा स्पेशलिटी क्या है। एक्चुअली नाम मेडिसिन जैसा है पर बेसिकली सर्जन हूँ मैं, ठीक है। यूरो सर्जन या यूरोलॉजिस्ट एक ही बात है। मेरा स्पेशलिटी है यूरोलॉजिकल कैंसर्स या मैलिग्नेंसी। तो सारे के जितने भी किसी ने पूछा था, किंकी नहीं बता रही थी कि प्रीमियम और सब स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में सबको मालूम है, आपको जानते हैं, कैलकाटा में जो है। एक सिचुएशन उन्होंने बताया कि केमोथेरेपी जब चल रहा है उस दौरान किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया या ब्रेन का स्ट्रोक हो गया। वहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे वो सुविधा नहीं है। उनको बाहर से किसी को बुला के इलाज करने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो वो टाइम नहीं देता है। कोई भी बीमारी इतना टाइम नहीं देगा कि दूसरे हॉस्पिटल से आके कोई इलाज करके जाए, कब आएंगे। तो ये सुविधा है वहाँ पे, एक ही छत के नीचे सारे के सारे स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी। जैसे यूरोलॉजी के अंदर मेरा सब स्पेशलिटी है यूरो ऑन्कोलॉजी। यूरोलॉजिकल कैंसर जो है उसको मैं अलग से ट्रीट करता हूँ, ठीक है। यूरोलॉजी जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं सब वो नहीं करते हैं। उसमें भी जैसे सर्जरी के ऊपर यूरोलॉजी आ गया, उसके वहाँ से भी फिर और छोटा हो गया स्ट्रीम यूरोलॉजिकल कैंसर्स। तो ये एक सुविधा है वहाँ पर। सिर्फ यूरोलॉजी की बात नहीं है, सारे के सारे कैंसर्स और कैंसर के साथ अलाइड जो भी है, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी तो सब हम जानते हैं, पर कैंसर के साथ साइकोलॉजिस्ट का भी ज़रूरत होता है। ताकि क्योंकि एक कैंसर जब किसी भी पेशेंट का होता है, उसका और उसके पूरे परिवार का बहुत बड़ा एक मेंटल टर्मोइल या स्ट्रेस ये जाता है। कई बार हमने देखा है कि इन पेशेंट्स को या घर वाले को भी ये मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल है इनके ऊपर। या फिर मान लीजिए हर पेशेंट को हम ट्रीट करके क्योर नहीं कर सकते हैं। जब हमको लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को हम और कोई इलाज नहीं दे सकते, मेडिकल साइंस का भी एक लिमिट होता है, तो आगे क्या है, तो उनको बोलते हैं पैलिएटिव केयर। तो जितने दिन वो ज़िंदा रहे, उनका दर्द कम हो, उनका जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो, ये ट्रीटमेंट करता है। और ये इलाज नहीं बोलूँगा मैं, ये हेल्प जो करते हैं ये होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। इनका भी स्पेशलिटी होता है, तो ये ज़रूरी होता है। कैंसर के लिए अलग रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होता है। ताकि किसी पेशेंट में, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा ट्यूमर है किडनी में, जैसे मैं बता रहा था छोटा ट्यूमर है, उनके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बिना काटे कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, क्रायोथेरेपी, रेडियो एब्लेशन या और भी कुछ नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। उस ट्यूमर को पूरा एब्लेट कर दे, पूरा मार सकते हैं, पूरे ट्यूमर को एब्लेट कर सकते हैं। तो उसमें ना तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ना सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पर इफेक्टिवनेस उतना ही होता है। हाँ, सिलेक्ट केस में होता है, हर एक में नहीं हो सकता है, बट ये सुविधा है। तो ये सारे जो भी है ना, ये एक साथ के हम बोलते हैं इसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट एटीट्यूड, कि सब कुछ सारा कुछ देख के आगे बढ़ना। इसके अलावा स्टोन, प्रोस्टेट, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं आपके इस बेल्ट में, धनबाद या इस बेल्ट में स्टोन बहुत कॉमन है। किडनी स्टोन मान लीजिए, या किडनी के नली में स्टोन, या पेशाब की थैली में स्टोन। मोस्टली हम लेज़र थेरेपी करते हैं। अभी एक वो आपके कोई साथी आए थे, वो रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो सारे के सारे, और जितने दिन आगे जा रहे हैं बिना काटे, मतलब
पहले काट के करते थे, अभी छोटा काटना होता है। अभी आ गया है लेज़र से बिना काटे किडनी का स्टोन का हम पूरा इलाज करते हैं, पूरा स्टोन फ्री करते हैं। इस रीजन से बहुत सारे पेशेंट हमारे वहाँ पे जाते हैं स्टोन के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे छोटा सा एक छेद करके किडनी के अंदर जाके निकाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही बिना काटे पेशाब के रास्ते से, जिस रास्ते से पेशाब आता है उसी रास्ते से हम जाएंगे, किडनी तक पहुँचेंगे, लेज़र से पूरा स्टोन को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ ईस्टर्न रीजन की बात नहीं, पूरे इंडिया की बात है। प्रोस्टेट कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि प्रोस्टेट कैंसर हमारे पास बहुत लेट में क्यों आता है, कि हमारे जो भी लोग हैं देश के लोग, उनको मतलब डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगता है, लेट पहुँचते इसलिए। पर पिछले 15 साल से जब से हमारे देश के डेटा हमारे पास आ रहे हैं, तो पता चला कि हमारे देश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का है। ठीक है, पहले हम सोचते थे कि अमेरिका यूरोप का डिजीज़ है, अभी पता चला कि नहीं, हमारे देश में भी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, मतलब बहुत ही कम टाइम में वो फैल रहा है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर पहले डिटेक्ट करना, जो डॉक्टर आयुष भी बोल रहे थे, अगर जल्दी डिटेक्ट करें तो वो उसका इलाज अच्छे से हो सकता है और कैंसर क्योर रेट भी बढ़ सकता है। तो मेरा आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप पूरे मतलब पब्लिक को ये इसमें सचेतन करें कि 50 के ऊपर जो भी है, किसी बोल दो तुम्हें, 50 के ऊपर जो भी पुरुष हैं, साल में एटलीस्ट एक बार PSA करके एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट PSA, वो ज़रूर करें। ठीक है, पहले हम सोचते थे कि PSA 4 तक ठीक है, अभी हमको पता चल रहा है जब इंडियन डेटा में मेरे खुद का है 1.5 4 बहुत दूर की बात है, 1.5 तक है वो पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर है, 0.6 है प्रोस्टेट कैंसर है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि 2.5 के नीचे है तो थोड़ा सा भी सोच सकते हैं, PSA साल में एक बार कराना मिनिमम ज़रूरी है। अगर 40 से 50 की उम्र में है तो 1 से नीचे होना चाहिए कम से कम, और अगर 60 साल की मतलब 60s में है तो 2 के नीचे होना चाहिए, तो थोड़ा सा सेफ मान के चल सकते हैं। पर वही रिपोर्ट अगर मतलब हर एक साल में थोड़ा करके बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। यूरोलॉजिस्ट अगर ना भी मिले, आपका फैमिली फिजिशियन को बताइए, आपका जो भी जनरल फिजिशियन उनको बताइए, किसी का भी ले। और दूसरी बात यह है कि पेशाब में खून अगर आता है, एक बार भी आता है, थोड़ा सा भी आता है, बिल्कुल गाढ़ा लाल होने की ज़रूरत नहीं है, पिंकिश भी हो, थोड़ा सा भी टिंज हो तो भी वो एबनॉर्मल है। पेशाब में खून आना एबनॉर्मल है, एक बार भी आए डॉक्टर का सलाह ले। और हमारे देश के एक बीमारी है, वो है ओवर द काउंटर ड्रग खरीद के दुकान में जो भी है वो बैठते, उनसे पूछ लेना कि अरे भैया ये प्रॉब्लम हुआ, खाए, हाँ वो उसने दवा दे दिया, तो ये हानिकारक हो सकता है। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपका बीमारी जो है वो है डायग्नोसिस हो रहा है लेट में, तो जो क्योर का चांसेस रहता है उसको आप ज़बरदस्ती पीछे कर रहे हैं और बाद में आते हैं, क्योर का चांस डिले होता है, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी हो, टाइम निकल गया।